इलेक्शन न्यूज एनालिसिस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने एक नया चुकी है 21 उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने कर दिया है। लेकिन एक नया फॉर्मूला, पहली लिस्ट में बीजेपी का नया फॉर्मूला दिखाई दिया, जहां सभी नए चेहरों को तरजीह दी गई है। 2018 के किसी भी उम्मीदवार को सीट पर रिपीट नहीं किया गया। बड़े नेताओं को घेरने की तैयारी इस बार बीजेपी ने कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जब लिस्ट आई थी तो सबसे पहले बंसल न्यूज की स्क्रीन पर आपको लिस्ट नजर आई थी, लेकिन हर एक खबर का, हर एक चुनावी खबर का विश्लेषण सिर्फ बंसल न्यूज पर आपको मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रामानुजगंज से रामविचार नेताम को टिकट दिया गया है, लेकिन कमजोर सीटों पर पार्टी का फोकस। इस बार छत्तीसगढ़ में ए, बी, सी और डी का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में आलाकमान ने अपनाया था। डी कैटेगरी की जो सीटें हैं, 21 सीटें, जहां पर सबसे पहले फोकस किया गया है, और ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस के हाथ में अभी हैं, जहां बीजेपी जीत नहीं पा रही है या लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा है। उम्र और नेता पुत्र का क्राइटेरिया नहीं चला, जिताऊ उम्मीदवार पर पार्टी ने भरोसा किया है। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। तो बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा विश्लेषण इस वक्त हम कर रहे हैं, और आपको ये बता दें कि जो 10 विश्लेषण है वो भी आपको जरा बताते हैं कि क्या कुछ देखा गया है। उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले सभी नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। किसी भी सीट पर उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 के किसी भी उम्मीदवार को टिकट इस चुनाव में 2023 में नहीं दी गई है। जो अभी लिस्ट सामने आई है 21 उम्मीदवारों की, बड़े नेताओं को घेरने की तैयारी है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इस्तेमाल की तैयारी है, और सबसे महत्वपूर्ण, कमजोर सीटों पर पार्टी बीजेपी फोकस कर रही है। सीधा जो कहा जा सकता है कि कमान है वो आला कमान के हाथों में है। कमजोर सीटों पर पार्टी का फोकस, उम्र और नेता पुत्र का क्राइटेरिया नहीं चला है, जिताऊ उम्मीदवार पर ही पार्टी ने भरोसा किया, यानी कि केवल जो उम्मीदवार जिता सकते हैं, जिनकी क्षेत्र में पकड़ है, जिनकी जनता के बीच पकड़ है, उन्हीं को टिकट दिया गया है। किसी भी उम्मीदवार को रिपीट नहीं किया गया है। तो चलिए, पहली लिस्ट बीजेपी की 21 प्रत्याशी जिसमें शामिल किए गए हैं, उन नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त रायपुर से कुलेश्वर पांडे, बिलासपुर से मुश्ताक कुरैशी भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से बातचीत करूंगी, हर एक सीट का विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों पर किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा गया है। लेकिन सबसे पहले आदित्य जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। 90 सीटें, लेकिन 21 सीटों पर बीजेपी ने सबसे आगे बढ़ते हुए पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, और समझ में आ रहा है इन 21 नामों से ही संकेत मिल रहे हैं कि जो फॉर्मूला है, बाकी क्या 90 सीटों पर भी लागू किया जाएगा, ए, बी, सी, डी का फॉर्मूला, और साथ ही केवल जिताऊ प्रत्याशी। बिल्कुल जया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का विधानसभा चुनाव। इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि जिस दिन से प्रत्याशी तय किया जाता है, प्रत्याशी का नाम तय होता है, कोई माने या ना माने, उस दिन से उसका मीटर घूमना शुरू हो जाता है। मीटर कैसे घूमता है, ये बहुत अच्छे से आप समझ रही होंगी कि मैं मीटर घूमने का आशा किस विषय पर ले रहा हूं। तो देखिए, जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए गए 21, सबसे पहले सिलसिलेवार हम बात करते हैं। पहले कुलेश्वर पांडे हैं, तो हम रायपुर के आसपास की सीटों की बातचीत कर लेते हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण नाम देखिए अभनपुर, सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा राजिम। अभनपुर, जहां से चंदू भैया के अलावा कोई नाम होता नहीं था। चंद्रशेखर शुक्ला के अलावा नाम चंपू भैया हम सभी लोग बचपन से सुनते हैं, और कभी कोई दूसरा नाम आज तक सुने नहीं। वो चंपू भैया को टिकट नहीं दिया गया, अपने आप में बड़ी बात है। अभनपुर बिल्कुल नया चेहरा, राजिम बिल्कुल नया चेहरा। ये उस लिहाज से कि छत्तीसगढ़ में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2018 का इतिहास 2023 में कभी नहीं दोहराया जा सकता, या 2018 में जो हुआ वो इसके बाद भविष्य में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। अब जब नए चेहरों को उतारा गया है जया, तो ये बहुत ध्यान में रखा गया है कि ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को दी जाए जगह, पुराने चेहरों को बिल्कुल हटाया जाए और पुराने चेहरों को वही रखा जाए जो जिताऊ हो। रामविचार नेताम को जगह दी गई, विजय बघेल, बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया गया पैटर्न। चलिए सिलसिलेवार शुरू से मैं बात करता हूं अभनपुर और राजिम सीट के बारे में, चूंकि कुलेश्वर पांडे जुड़े हैं। कुलेश्वर, अभनपुर और राजिम दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं, दोनों की दोनों फिलहाल
कांग्रेस के पाले में है। धर्मेंद्र साहू एक जगह के विधायक हैं, दूसरी राजिम की बात करूं तो अमितेश शुक्ल स्वर्गीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र हैं, कद्दावर नेता कहलाते हैं। ऐसे में ये दोनों नए चेहरे कितना कॉम्पीट कर पाएंगे ये दोनों पुराने चेहरों को? ने पूरा मोर्चा को संभाला हुआ है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति बनी है। सर्वे के आधार पे टिकट दिया गया है कि किसका वहां पे ज्यादा वजूद है, इस समय कौन वहां से जीत सकता है कांग्रेस प्रत्याशी के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति से में ठोस है और बीजेपी ने एक फॉर्मूला जरूर तय किया है कि जिताओ उम्मीदवार। उम्र का कोई इसमें बंधन नहीं दिया गया है, जो जिताओ उम्मीदवार है उसको वहां से टिकट देंगे और जिताएंगे। 21 जो लिस्ट आई है 21 सीटों में, उसमें साफ तौर पे देखने को वो भी चीज़ मिल रहा है। अभनपुरा राजिम की बात करें, राजिम देखिए अभी अमितेश शुक्ला है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा पकड़ उनका माना जाता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पे नए उम्मीदवार को उतारा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत जो है कांग्रेस को जरूर लिया है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां पे अमितेश शुक्ला को रिपीट करती है तो वो सीट शायद कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे अगर वहां पे कांग्रेस नए प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं टक्कर जो वहां पे देखने को मिला जा सकता है। अभनपुर की अगर हम बात करें, धर्मेंद्र साहू काफी वरिष्ठ नेता है, काफी अच्छी पकड़ है, साहू समाज में भी काफी अच्छी उनकी पकड़ मानी जाती है और वो जीतते भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने भी दाव खेला है तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी भी जो है इस समय काफी ठोस रणनीति के तहत काफी मंथन करने के बाद जो लिस्ट जारी करी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि हम चारों तरफ से घेराबंदी कर दे ताकि जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो इसी सीट में उलझ। जैसे दुर्ग की बात करें, रामानुजगंज की बात करें, पाटन की बात करें, तो बीजेपी का यही प्रयास है कि हम चारों तरफ से कांग्रेस के लोग बड़े जो लीडर्स हैं उनको बांध दे ताकि सभी फोकस जो है इन सीटों। जिस तरह से एक सीटों को लेकर आप समझा रहे हैं, बाकी संवाददाता के पास में जाऊं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले नामों का ऐलान तो बीजेपी ने कर दिया है। माना प्रत्याशियों को काफी समय यहाँ क्षेत्र में गुजारने के लिए, जनता के बीच पहुंचने के लिए मिलेगा, लेकिन उतना ही समय शायद बागी तेवर भी दिखाई दे दूसरे प्रत्याशियों के, जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमें यहां से टिकट मिल जाएगा। ऐसे में बीजेपी उन्हें कैसे साधेगी फिर? देखिए बीजेपी में बहुत ज्यादा बगावत के सुर इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी यहाँ पर प्लस होती है तो निश्चित तौर पर उनकी सीट बढ़ेगी और माइनस होती है तो वैसे ही अभी 13 अभी वर्तमान में, तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो प्रयोग कर रही है उस चुनाव में कि हम कितने सीट जीतेंगे। कोशिश बीजेपी की भी ये रहेगी कि हम नेक टू नेक टक्कर दे या सत्ता में फिर से वापस है। बीजेपी तो 2023 को लक्ष्य लेकर ही चल रही है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं। इसलिए बीजेपी इस चुनाव में कुल मिलाकर प्रयोग करी। जिस तरह से 2019 में लोकसभा चुनाव में किया था, 2018 में करारी हार मिली, 2019 में जब उन्होंने तमाम प्रत्याशियों को उतारा तो 11 में से 9 लोकसभा जीतते। तो बीजेपी इस बार भी प्रयोग कर रही है। जी ठीक है, शरद जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, अभी सबसे पहले क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं तो रायपुर संभाग को लेकर जिक्र हो रहा है। सर 20 सीटें यहाँ पर आती है और पिछले चुनाव में 14 कांग्रेस के पास थी, बीजेपी ने 5 सीटें यहाँ पर जीती थी। काफी हॉटस्पॉट माना जा सकता है संभाग को भी। ऐसे में इस क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं सर? कितनी चुनौतियां पार्टी के सामने हो सकती है? 2.5 महीने पहले का फॉर्मूला अपनाया गया, ABCD के फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे बढ़ रही है। 2.5 महीने पहले सूची जारी करना और उसके बाद कितनी चुनौतियां सर, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले जया महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी का होल्ड छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत मजबूत है जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जा रहा है, मैं नहीं कहता अंदर की क्या स्थिति है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भूपेश बघेल जी जिस तरह से उनकी पॉलिसी और नीतियां हैं, वहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी अभी उस तरह से मैदान में नजर नहीं आ रही है जैसा मध्य प्रदेश का बैटल ग्राउंड है। इस कारण इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लीडरशिप को लेकर भी वहां ये चुनाव अभी तक बीजेपी ने किसी भी चेहरे को सामने रखते हुए चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा ही वहां अहम होगा राजस्थान की तरह जी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लेकिन जो बीजेपी ने स्पिरिट शो की है कि हम लड़ेंगे, हम एक भी इंच जमीन जो है हम नहीं देंगे कांग्रेस को, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस राजस्थान की बात करें तो वहाँ 5-5 साल में सरकारें बदलती हैं तो बीजेपी वहाँ पर फिंगर क्रॉस करके चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसकी कठिनाई अधिक प्रतीत होती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में। लेकिन फिर भी जिस तरह से पहले डिक्लेरेशन इन दोनों राज्यों में किया है तो बीजेपी ने ये संकल्प दिखाया है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इससे कार्यकर्ता में एक जोश आता है, जो कैंडिडेट डिक्लेयर हैं वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल अप्रोच के साथ जाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में कुछ ढिलाई छूटती है तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जया, तो ये जो 20 सीटें आप रायपुर के आसपास की बता रही हैं, मुझे लगता है कि अगर
चुनाव आते आते एक नजदीकी संग्राम में बदल जाएं ये सीट्स, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं और फिर आदित्य जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। बिलासपुर की जी। अगर बात करें तो हमारे साथ जया मुश्ताक जी जी जया जी जी सर क्या ऐड करना चाहते हैं आप? मैं शरद जी, एक बात बहुत सिंपल थी शरद जी, बोलिए शरद जी, बोलिए एक बोलिए, बात सुन रहा हूं। थी। जी। हॉकी में कहा जाता है कि एक गेम होता है मैन टू मैन मार्किंग, मैन टू मैन मार्किंग। वो मैन टू मैन मार्किंग की तरह ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए, बहुत बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल, उनके खिलाफ 2018 में मोतीलाल साहू को उतारा गया था। इस बार ऐसी चुनौती दी गई ताकि उनको उनकी सीट पर कहीं ना कहीं रोका जा सके। यह भी जानकारी है कि जितने भी कद्दावर मंत्री, चाहे वो मोहम्मद अकबर हो, चाहे रविंद्र चौबे हो, चाहे बाकी लोग, उमेश पटेल की मैं बात करूं या बाकी मंत्रियों की बात करूं, उनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बड़ा चेहरा देगी ताकि उनको उनकी जगह पर केवल केंद्रित रखा जाए, बाकी सीटों पर वो ना जा सके। तो ये बड़ी रणनीति देख रहे हैं सर, ये मैन टू मैन मार्किंग की अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए यही बीजेपी है। उत्तर प्रदेश आप याद कीजिए, अमित शाह जी के आने के बाद मैं फिर दोहराऊंगा कि वो एरिया जो किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट बहुल सीटों का एरिया था, ये सारे समीक्षक एकमत होकर कह रहे थे कि वहाँ पर तो बीजेपी साफ हो जाएगी और इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, कांग्रेस भी कुछ फ़ायदा उठा सकती है। बीएसपी तो मैदान में थी ही नहीं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह ने कुछ उसी संकल्प को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में साकार करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में फिर कहूँगा कि अभी भूपेश बघेल जी, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है वो, और एक ऐसा चेहरा भी है जो बिना डर के लड़ाई लड़ने में भरोसा रखते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी ने एक तरह से, मैं ये नहीं कहूँगा सरेंडर कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने वो लड़ने का मनोबल अभी तक, स्थानीय बीजेपी की इकाई की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश इकाई की, उसने लड़ने का जैसा मन नहीं दिखाया है कि सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं बीते 6 महीने से, लाठीचार्ज हो रहे हैं, कार्यकर्ता बिल्कुल निकल कर विरोध कर रहे हैं, तो ये हमने वहां पर नहीं देखा। तो अमित शाह ने उसी ऊर्जा को जगाने की कोशिश की है, मैन टू मैन मार्किंग, अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ टिकट्स, और आगे भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, इन तीनों राज्यों में कई चौंकाने वाले फैसले टिकट वितरण के दौरान बीजेपी में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की सूची आपको बहुत हद तक नहीं चौंका सकती है, लेकिन बीजेपी की सूची आदित्य आपको बहुत चौंकाएगी। जी बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है सर कि अभी तो ट्रेलर आया है, क्योंकि अभी तो 21 सीटों पर इनाम मेरे सामने आया साथ है, रॉबिन फिल्म अभी भी जुड़े, बाकी है। रॉबिन के जी 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 आदित्य जी। सर रॉबिन अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन बिलासपुर संभाग का हम रुख कर लेते हैं। चाचा और भतीजा मुश्ताक कुरैशी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सर, इस संभाग का भी जरा हम जिक्र कर लें, इसे समझ लें, इस पर विश्लेषण कर लें, फिर आगे के संभागों की बात करेंगे। 4 सीटों पर हालांकि सर यहाँ पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन 24 सीटें हैं। कई बड़े दिग्गज हैं जो इस संभाग से आते हैं। 13 सीटें कांग्रेस के पास, 7 बीजेपी। यहाँ पर बीएसपी का दबदबा भी है, जेसीसीजे का भी यहाँ पर थोड़ा असर यहाँ दिखाई देता है। लेकिन इस क्षेत्र को किस तरह से समझा जाए, कैसे राजनीतिक समीकरण यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि 2 सीटें, जिन 4 सीटों पर अभी नामों का ऐलान हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा खरसिया और मरवाही ये हॉट सीटें मानी जा रही है। मुश्ताक, बिलासपुर संभाग वैसे भी भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बिलासपुर संभाग से ही, और नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग के जांजगीर जिले से आते हैं। और जिन 4 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी तय किए हैं, उसमें खरसिया हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये वही विधानसभा है जहां से कांग्रेस के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे शहीद नंद कुमार पटेल, वो यहाँ से आते थे, और उनके बेटे उमेश पटेल वर्तमान में विधायक है। और पिछले चुनाव में यहाँ से भाजपा में कलेक्टर से नेता बने ओपी चौधरी ने चुनाव लड़ा था, और भाजपा का जिस प्रकार से अभी नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, तो ओपी चौधरी का यहाँ से टिकट फिलहाल काट दिया गया है। ऐसे में जो खरसिया सीट है वो भी काफी हाई प्रोफाइल हो जाती है। साथ ही अन्य जो और 3 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी तय किए गए हैं, धर्मजगढ़, कोरबा और मरवाही। मरवाही की बात करें तो हमेशा से जोगी परिवार का वहाँ दबदबा रहा है। हालांकि उस चुनाव में कांग्रेस ने वहां से जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल बिलासपुर संभाग में ये जो 4 सीटें, इसमें से 2 जो सीट है वो आरक्षित सीट है और 2 सामान्य सीट है। ऐसे में बीजेपी प्रत्येक सीट के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रही है। जी ठीक है, शरद जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर नहीं, देखिए नटशेल में बात यही है, जैसा आदित्य भी कह रहे थे कि सब तरफ घेराबंदी की मजबूत तैयारी है। ग्राउंड हकीकत हमारे साथी जानते हैं, और ग्राउंड हकीकत छत्तीसगढ़ की यही है कि अभी अगर आप बात करेंगे कि जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं
वो कितनी चुनौती दे पाएंगे, तो अभी हमारे साथी भी शायद इसी परसेप्शंस के साथ सामने आएंगे कि सर अभी कहना मुश्किल है। हाँ। चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ेगा वैसे ही ये बात क्लियर होगी। लेकिन तैयारी के लिए 90 दिन 85 दिन मिलना, स्थानीय आवश्यकताओं को समझना, कांग्रेस जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी 1.5 महीने होंगे 2 महीने होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन तब तक ये लोग अपनी एक मजबूत पकड़ बना लेंगे, समीकरणों को समझ जाएंगे। और ये वो सीटें हैं जिनको बीजेपी ये मान रही है कि उसका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, तो इनमें अगर वो 10 सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो बल्ले बल्ले कह सकती है। जी सर, इस पे एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आदित्य जी की भी लेना चाहूंगी। आदित्य जी, जो 21 नामों की घोषणा बीजेपी ने की है, ऐसे में कांग्रेस इसे किस तरह से छत्तीसगढ़ में ले रही है? क्या ये मान के चल रही है कि अरे बीजेपी के पत्ते 21 सीटों पर खुल गए हैं, तो हमें पता चल गया कि ये प्रत्याशी, तो उसी हिसाब से अब अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, या कांग्रेस के सामने थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ गई हैं इन चेहरों को देखकर? देखिए जय, अब 2018 के चुनाव की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभा चुनाव में बिलासपुर संभाग ही एक ऐसा संभाग था जिसने बीजेपी की लाज बचाई, वरना बीजेपी की 15 सीटें भी नहीं आती। देखिए उसका सबसे बड़ा फैक्टर था बसपा और जोगी कांग्रेस का साथ में लड़ना। बसपा का वोट शेयर बहुत जबरदस्त है, जांजगीर, पामगढ़, अकलतरा, बिलासपुर संभाग में बसपा का दबदबा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 2 सीटें कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले, 2 से 3 सीटें बसपा लाएगी ही लाएगी। इस बार बसपा ने जोगी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, मतलब साफ है बसपा का जनाधार और बढ़ेगा। और बसपा कई सीटों पर सेकंड पोजीशन पे भी रहती है, थर्ड पोजीशन पे चले जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो वो बसपा अगर अकेले लड़ेगी तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिलासपुर की सीट बहुत क्रूशियल है, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब वहीं से आते हैं, सबकी नजर बिलासपुर संभाग में, इसलिए बिलासपुर संभाग में भी नए चेहरों को मौका इस बार जया दिया। बिल्कुल, बिलासपुर दिग्गजों का गढ़ है, लेकिन नए चेहरे यहाँ पर किस तरह से कमाल दिखाएंगे ये तो हालांकि इलेक्शन के टाइम हमें पता चलेगा। जगदलपुर का मैं रुख करूंगी, बस्तर से हमारे साथ इस वक्त रजत वाजपेयी लाइव जुड़े हुए हैं सीधे। रजत, बस्तर संभाग 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, लेकिन 2018 में इस सीट पर, इस संभाग पर कांग्रेस ने कमाल कर दिया था, 12 की 12 सीटें दी, क्लीन स्वीप कर दिया। और अब जरा आदिवासी मतदाता, क्योंकि इस संभाग में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और कहा जाता है कि आदिवासी जिसके साथ चला गया, मान लीजिए आपकी चांदी हो गई, आपकी सरकार बन गई। जी बिल्कुल, आदिवासी जो है वो जिस पार्टी की ओर उसका झुकाव होता है सरकार बनाने में, वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। अब चूंकि बीजेपी जो है उसने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस इसमें पिछड़ गई है, इसलिए कांग्रेसियों का तर्क यह है कि उन्हें इस बात का फायदा मिलेगा, उनके जो प्रत्याशी हैं उन्हें पता है कि अब उन्हें किसके सामने लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजी है भाजपा तैयार करेगी, उसे काउंटर करने के लिए पर्याप्त समय कांग्रेसियों के पास होगा। बीजेपी इसे इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि लगभग 70 से 75 दिनों का समय जो है ये भाजपा के प्रत्याशी ये को जो कैंडिडेट्स हैं बस्तर की सीटों के, इनके बारे में बताइए कि क्या अनुमान है, क्या माना जा रहा है, राजनीतिक समीक्षक क्या मान रहे हैं? वैसे पहले अनुमान ये था कि 4 से 6 सीटों पर बीजेपी वहां फिंगर क्रॉस करके चल सकती है। ये जो कैंडिडेट अभी डिक्लेयर किए हैं बीजेपी ने, इनमें कितने ऐसे हैं जो दमदार ही नहीं है बल्कि जिताऊ भी साबित हो सकते हैं? अनुमान की बात कर रहे हैं अभी हम। जी बिल्कुल, अनुमान की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो 2 कैंडिडेट जो घोषित किए गए हैं, इनके बारे में अगर कहूं तो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं बस्तर से, जिन्हें घोषित किया गया है कश्यप को, और ऐसे में एक निश्चित दायरा जो है उस दायरे तक ये राजनीति करते रहे हैं और लोगों से इनका जो संवाद है उसी दायरे में अब तक होता रहा है। ऐसे में बस्तर विधानसभा, जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो नारायणपुर को भी छूता है, तो ऐसे में इनके लिए चुनौती कम नहीं होगी। लखेश्वर बघेल जो 2 बार से वहाँ विधायक रहे हैं और उनका विरोध जो है काफ़ी धीमा दिखता है। चलिए, तो उसी विरोध के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की है बीजेपी ने कश्यप जी को टिकट देकर। जी जया। बिल्कुल सर, आदित्य जी से भी इस पर समझ लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले लिस्ट हम देख पा रहे हैं और जैसा कि बस्तर में रजत भी हमें बता रहे थे, विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन आदित्य जी, इस लिस्ट को देखकर समझ में आ रहा है कि दिग्गजों की अपेक्षा जमीनी पकड़ जिन नेताओं की है उन पर ज्यादा भरोसा इस बार पार्टी ने जताया है।
देखिए जय, दो सीटें हैं। एक सीट तो बहुत महत्वपूर्ण है, लखेश्वर बघेल जिससे विधायक है बस्तर। दूसरी महत्वपूर्ण सीट है कांकेर। देखिए लखेश्वर बघेल लगातार 2 बार से जीतते आए हैं। निश्चित तौर पर जब 2 बार लगातार आप जीतते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आपके लिए तैयार रहता है। और ये जमीनी कार्यकर्ता, बिल्कुल 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष, तीसरी बार के जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, जिनको टिकट दिया गया, ये जमीनी नेता कहलाते हैं। और ये माना जाता है कि यूथ इनके साथ है। यूथ बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा बस्तर में, कोई दो राय नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण सीट कांकेर, जहां से आशाराम को टिकट दी गई। यहां से पूर्व नौकरशाह हैं विधायक भारतीय माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के शिशुपाल सोढ़ी, इनके खिलाफ काफी विरोध अभी से देखने को मिल रहा है। कांकेर में लगातार दौरे पे रहा। कांकेर में बहुत ये साफ बताया जा रहा है कि वो मिलते नहीं। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं के बीच ये मांग उठने लगी कि नया प्रत्याशी दो। इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। जनपद पंचायत के सदस्य रह चुके हैं आशाराम, जिनका नाम अभी सामने आया। बिल्कुल, यानी कि जनता के बीच लेवल के कार्यकर्ताओं को अगर आप सामने करेंगे और जनता कितना आप पर भरोसा करती है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी इस लिस्ट में दी गई है। आदित्य जी, रॉबिन हमारे साथ इस वक्त दुर्ग से जुड़ गए हैं, उनसे उनका भी हम रुख करेंगे। रॉबिन, दुर्ग में फिलहाल किस तरह के समीकरण बनते आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दुर्ग संभाग तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ के यहाँ से आते हैं। रमन सिंह की आप बात कर लीजिए, चाहे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लीजिए, तमाम। और इसके साथ ही शरद जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 मिनिस्टर्स कैबिनेट के वो इसी संभाग से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल इस संभाग, हॉट भी बोल सकते हैं, हॉटस्पॉट जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर है। किस तरह के समीकरण रॉबिन आप देख रहे हैं? देखिए, जब से उसके बाद से मैं बता दूं कि शहर में बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग विधानसभा का जो पाटन विधानसभा क्षेत्र है, वही उसी क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ की नजर बनी हुई, पूरे केंद्र की नजर बनी हुई है। क्योंकि विजय बघेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। 2002 में वो पहली बार नगर परिषद के लिए चुने गए थे। उसके बाद 2003 में एनसीपी के चुनाव लड़े, तब वो हार गए। 2008 में उन्होंने भूपेश बघेल को उन्होंने हराया था। 2014 में फिर वो हारे। 2018 में उनको मौका जरूर नहीं मिला, लेकिन हर बार की तरह केंद्र में उनके लिए बहुत सोच के रखा था। 2019 में उनको सांसद की लड़ाई चुनाव वो लड़े और मैं आपको बता दूं कि 3,91,000 की बहुमत से उन्होंने सांसद का चुनाव जीता और दुर्ग से वो सांसद बने। सबसे बड़ी बात, इस बार भी उन्हें उनके लिए कुछ बड़ा सोचा गया है। मुख्यमंत्री के सामने उनको खड़ा किया गया। तो आप सोचे कि अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति अगर पलटती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए और भी बड़ा जो सोच रखा जाएगा। ठीक है, आदित्य जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। आदित्य जी, दुर्ग संभाग की 20 में से 19 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है और इस वक्त हाई प्रोफाइल इसलिए भी क्योंकि कक्का वर्सेस भतीजे की जंग इस चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण है जया। 2008 में यही विजय बघेल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हारे थे। एक बार चुनाव हारे हैं और 2 बार चुनाव जीते हैं, और ये चौथी टक्कर है। क्या बराबरी कर पाएंगे विजय बघेल, सबकी निगाह रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण देखिए, निश्चित तौर पर पाटन से महत्वपूर्ण कोई सीट अब नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश है। मुख्यमंत्री 90 सीटों पर स्टार प्रचारक के तौर पर जाएंगे, उनको विजय बघेल को लाकर कम से कम उस सीट पर बांधने की कोशिश है, ताकि वो बाहर प्रचार में कम से कम जा सके, पूरा कंसंट्रेशन उनका पाटन पर रह सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, श्रवण मरकाम। सिहावा से लगातार पिंकी ध्रुव विधायक रही, इस बार बिल्कुल चेहरा बदल दिया गया। पूर्व विधायक श्रवण मरकाम को टिकट दी गई है। डोंडी लोहारा से उस चेहरे को उतारा गया जो हमारे साथ, आपके साथ मीडिया विभाग के बैठते थे, आपको याद होगा, प्रवक्ता देवलाल, उनको मौका दिया गया। पहले वो कांग्रेस में थे, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उनको विधायक पद का यहां पर उम्मीदवार बना दिया। ये अपने आप में बड़ी चीज है कि बाहर से आप आइए, लेकिन आप में काबिलियत है तो हम आपको मौका देंगे। वही हमने असम में देखा था, वही बाकी जगहों पर देखा। तो ये बड़ा मौका है कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों को, जो कहीं ना कहीं उनका जनाधार है यूथ के बीच में, उनको मौका दुर्ग संभाग से दिया गया है। निश्चित तौर पर 6 मंत्रियों का गढ़ है, वो सभी मंत्रियों को बांधने की यहां पर तैयारी है, ताकि इधर से उधर सीट ना जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग में बहुत कुछ खोया। सबसे बड़ा नुकसान अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में हुआ था तो वो दुर्ग में हुआ। इस बार दुर्ग में कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही। शरद जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं सर? देखिए, कुल मिलाकर काफी दिलचस्प इक्वेशंस हैं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें। और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय की ठंडेपन के बाद वहां केंद्र के इशारे पर ये गर्माहट पैदा हुई है सूची से। आदित्य और हमारे सारे साथी जो इस वक्त जुड़े हैं वो जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक ठंडापन है वहाँ, और इस ठंडेपन की वजह से ही कार्यकर्ता मायूस था कि हमारे नेता लड़ने का वो मादा नहीं दिखा रहे हैं, वो स्पिरिट नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एक जोश आता है लड़ाई के पहले। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप, चाहे कोई संगठन हो चाहे राजनीतिक दल हो,
उसके चेहरों पर, उसके लोगों के चेहरों पे बुझापन हो, या वो ये माने कि नहीं हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बाकी जो भी हो पार्टी को करना हो कर ले। ये सोच जब आती है तो यही वजह है कि 3 बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और लगभग यही आंकड़ा छत्तीसगढ़ का रहा है। तो इसको बदलना बहुत जरूरी था। जीत हार 2023 दिसंबर के फर्स्ट वीक में तय होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जनादेश निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की ठंडी पड़ी राजनीति छत्तीसगढ़ की गर्माहट पैदा की। आदित्य जरूर इस पर एक छोटी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि वो कंक्लूड करें इसको। बिल्कुल शरद जी, चूंकि सरगुजा से दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि 14 की 14 सीटें शरद जी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां गंवाई थी, क्योंकि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा वहां पर बनाया गया था। इस बार नए चेहरों को मौका, प्रबोध मिंज पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन उनको मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। कितना कर पाएंगे कि डिप्टी सीएम बनाने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा था, जब उनको लगातार अवहेलना ये लग रहा था कि टीएस सिंहदेव को मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बार भी प्रत्याशी थी कि रेणुका सिंह को टिकट नहीं दी गई, अपने आप में बड़ी बात है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री, और इस बार कद्दावर नेता थी, वहां से टिकट की मांग भी कर रही थी। एक बार दीपक के पास चलते हैं सर, क्योंकि दीपक भी काफी समय से सरगुजा किस तरह से देख रहे हैं दीपक, क्योंकि सरगुजा भी बहुत महत्वपूर्ण, 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी वहां पर। में सरगुजा संभाग से कहें तो 3 मंत्री यहाँ पर थे, जिसमें से प्रेम सायक जी अभी मंत्री पद में नहीं है, लेकिन 3 मंत्री यहाँ पर है। आपको बता दूं कि 21 जो विधानसभा सीटों में सरगुजा संभाग की 5 प्रत्याशियों की भाजपा ने घोषित कर दिया है, जिसमें लुंड्रा विधानसभा के प्रबोध मिंज जी है, और सूरजपुर जो आता है जहां पर 3 विधानसभा है, और तीनों विधानसभा में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जो बलरामपुर जिला है, वहां से जो रामविचार नेताम जी हैं, वे कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके नाम की घोषणा की है। उन पर भाजपा ने अपना मुहर लगाया है कि वे चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुल मिला के 5 सीटों पर भाजपा ने जिस प्रकार से घोषणा की है, और आचार संहिता से पहले जिस प्रकार से नामों की घोषणा की है, कहीं ना कहीं भाजपा इसमें आगे निकल चुकी है कि सीट नामों की घोषणा करके। आपको बता दूं कि जो लुंड्रा विधानसभा जो है जातिगत समीकरण से वहां पर प्रबोध मिंज को दिया गया है। वहां पर पहले डॉक्टर प्रीतम राम थे, उससे पहले उनको चिंतामणि महाराज जी को वहां पर घोषणा में बीजेपी आगे निकल गई है, लेकिन प्रत्याशी कौन आगे होगा ये तो चुनाव के समय हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आप सभी का, तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े, कुलेश्वर, मुश्ताक कुरैशी, दीपक, और इसके साथ ही आदित्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद, शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़, जहां अब तक कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का ये तो साफ नहीं हो सका है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी यहाँ पर अपने पत्ते खोल रही है। इलेक्शन न्यूज एनालिसिस में आपको अब से लेकर चुनाव तक की हर एक पल पल की खबर सबसे पहले सिर्फ बंसल न्यूज पर बताएंगे, और सबसे बड़ा विश्लेषण यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बंसल न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।